साल में कमाता है, हमारा 15,000 रुपये महीना, यानी हमारे ग्रुप डी का जो कर्मचारी है उससे भी नीचे जो है, बहुत परिवार हैं, हम चिंता उनकी कर रहे हैं। और पहला टारगेट हमारा वही है कि गरीब परिवार को तो हम आगे बढ़ाएं। आज होड़ में मांगने वाले या आंदोलन करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाख रुपया महीना भी कमाते हैं, वो भी लाइन में है, 2 लाख कमाते हैं वो भी लाइन में है। उसकी लाइन को हमने तोड़ना भी नहीं है, वो मानते रहे करते रहे। लेकिन जो मांग नहीं सकता बेचारा, जो घर में बैठा है, जिसकी आवाज नहीं निकलती, जिसकी कोई एसोसिएशन नहीं है, जिसकी कोई भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम उसके घर जा रहे हैं। भाई क्या कहते हो बताओ, परिवार में कोई काम करने वाला है क्या? कुछ भी मदद करेंगे। तो इसलिए ये जो परिवार पहचान पत्र एकदम यूनिक एक कार्यक्रम है, किसी स्टेट में नहीं है। यहां तक के विदेशी लोगों को भी जब हमें मिलने आते हैं, हम उनको बताते हैं कि एक एक परिवार में एक एक व्यक्ति का हिसाब लगाने के लिए हमने परिवार पहचान पत्र योजना चलाई है, वो भी समझने के लिए लोगों को भेज रहे हैं। इसलिए मित्रों, इस पर अभी काम अभी हो रहा है, कोई इसमें फाइनल कुछ नहीं है। इसलिए इसका जब एक सीमा, अभी तो प्रारंभिक है, अभी हमने जो 48,000 परिवार बताए हैं उनका तो एक पहली किस्त आई है। कोई नहीं, एक मिनट बोल रहे, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस तो उन्हीं को देंगे ना जिनका क्वेश्चन मतलब है। जो भारत सरकार की एएवाई की लिस्ट है, आपके हिसाब से वो गलत है जी? जिसके हिसाब से काम हो रहा है, जब आपकी परिवार पहचान पत्र की ठीक है लिस्ट, आप उस गरीब आदमी की चिंता कर रहे हैं, उसकी हमें भी चिंता है। यहाँ 90 के 90 साथियों को चिंता है। हर किसी के इलाके में गरीब आदमी है कि जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा आदमी है, अंतिम छोर तक का। सर एक सेकंड, भाषण नहीं, क्वेश्चन आ रहा है सर, ये क्वेश्चन ही है। मुख्यमंत्री जी ने इतनी देर बात कही है, मैं उसी के पक्ष में कह रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं है, जो बाकी के लोगों के क्वेश्चन लगे हुए हैं वो सब रह जाएंगे। मैं सर बस आखिरी बात कह रहा हूँ, जहां तक इस डेटा की सुरक्षा की बात है, आज कोरोना की वैक्सीन हो रही है या और काम हो रहे हैं, कल को इस डेटा की वजह से जिसका कोई पुख्ता इंतजामात नहीं है, किसी आदमी की निजता पे हमला होगा, सरकार उसको कंपनसेशन देगी क्या? हो गए थे बस। इम्पोर्टेंट है अध्यक्ष जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अध्यक्ष जी। मैं इनका आंसर पढ़ रही थी, सारा जो सीएम साहब ने पूरा बताया। इनमें ये कहते हैं डाटा इन परिवार पहचान पत्र डाटाबेस स्टोर्ड सिक्योरली ऑन गवर्नमेंट क्लाउड, अभी बोला। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपका ये जो है कॉर्पोरेट की कंसल्टिंग आईटी जो सिक्योरिटी है, जो आपकी ऑडिट करती है, उसने ये फ्लैग करा ये कंसर्न कि ये बहुत जबरदस्त तरीके से ये स्नूपिंग इसके ऊपर हो सकती है और सारे के सारे प्रोटोकॉल्स आर नॉट बीइंग फॉलोड। जो क्रिड है उसने भी यही कहा है कि ये पूरी तरह से जो है ये सुरक्षित नहीं है। जब ये डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, गरीबों का तो डाटा ऑलरेडी जो है, अब अंत्योदय योजना जो है आपके पास केंद्र की है, वो आप उनके वो डाटा आप सारा का सारा रखिए। आपको क्या जरूरत है कि ये आपने मैंडेटरी बना दिया है कि तहसील के अंदर जब लैंड के रेवेन्यूज के जो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन होंगे तो ये पीपीपी जो है बहुत जरूरी होगा। इससे क्या, और अगर ये सारा डाटा बेस सिक्योर्ड नहीं है तो आप जानते हैं इन्होंने खुद कहा है कि इन्होंने वन ऑफ दोज मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी, उसने एपीआई के जरिए जो है सारा करा और एक्सेस करा कि यूक्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी ने सारे के सारे डिटेल्स जो हैं परिवार पत्र की जो हैं वो उसने एक्सेस कर ली हैं। तो ये तो कोई भी रुकी जो हैकर है, जो मतलब छोटा मोटा भी जो हैकिंग करना जानता है, वो भी हैक कर लेगा। इसका मतलब कोई भी डाटा जो है वो सिक्योर नहीं है। और इसका मतलब और आगे ये निकलता है अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी कि आने वाले समय के अंदर ये तो फिर ये है कि जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहो वो कर लो। अगर किसी का कुछ हो गया खराबा, कोर्ट के धक्के खाते फिरो, कौन गरीब आदमी वहां जाएगा? नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। जब आपके पास ऑलरेडी आपका मनरेगा है, आपका आधार कार्ड है, आपका एपिक है, और ये कौन कौन से सारे के सारे जितने भी इतने पोर्टल्स हैं जहां पे आप अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा डाटा ये इसके अंदर करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जरूरत आप जो जिस तरह से आप कर रहे हैं, ये कॉमन सिटीजन को बिल्कुल ओपन कर रहा है फॉर स्नूपिंग एंड फॉर क्या कहते हैं अदर थिंग्स, जो क्या कहते हैं जो जिसके भुगतान के लिए वो उसको समझ भी नहीं आएगी कि होने क्या जा रहा है उसके साथ। हमारी आदरणीय
आदरणीय सदस्य महोदय ने जो विषय निकाला, पहली बात तो ये है, ये NIC से भी सिक्योर्ड है, क्रिड से भी सिक्योर्ड है। नो पर्सन हैज एवर सस्पेक्टेड द डाटा कि इसमें सिक्योरिटी के फीचर्स नहीं है। सारे सिक्योरिटी के फीचर्स हमने लगाए हैं। यहां तक ध्यान रखा है कि हमने किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से भी काम नहीं कराया है। हमारी गलत बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई एक्सेस नहीं हुआ है, कोई एक्सेस नहीं हुआ। कहीं एक्सेस हुआ तो हमको ला के दे दो, ये डाटा यहाँ एक्सेस हुआ, हमारा एक भी डाटा उनको मिल जाए। आप कलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज लाइक अ टाइम बॉम्ब। नहीं, देखिए डाटा का अपना उपयोग होता है, बैठिए, डाटा का अपना उपयोग होता है। ये ठीक है कि आधार बेस्ड हमारा सारा सिस्टम हो गया, आधार हमने सबका कर लिया है। एक ही बात ध्यान रखना है कि आधार जो है वो इंडिविजुअल का डाटा है। हमने आधार की बजाय इसमें परिवार का डाटा लिया है कि परिवार की पहचान करके, क्योंकि देखिए अपने यहाँ इस देश के अंदर परिवार एक इकाई है, फैमिली इज ए यूनिट। एक व्यक्ति भी काम करता है तो वो अपने आसपास जो अपने इर्द गिर्द के जितने भी परिवार के लोग हैं वो सबके लिए काम करता है। वहां बच्चे भी हैं, वहां वृद्ध भी हैं, वहां दिव्यांग भी हैं, वहां बीमार भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, सब नहीं काम करते, सबकी इनकम नहीं होती। परिवार में एक या दो व्यक्ति की इनकम होती है, 5 या 7 लोगों का परिवार जो उसको संभाल करनी होती है। हम भी जो सहायता सरकारी योजनाओं की जो देते हैं सामान्यतः परिवार के हिसाब से ही देते हैं। भले वो नाम हम दिव्यांग के नाम से, बेरोजगार के नाम से देते हैं, लेकिन उसके परिवार में इनकम कितनी है, हर जगह इनकम का एक बैरियर लगाते हैं, क्या परिवार की इनकम इससे ज्यादा तो नहीं है। तो इसलिए परिवार का डाटा लेना बहुत आवश्यक है। अगर वास्तव में हम परिवारों को सहायता करके उनको उसके लेवल से ऊंचे ऊपर उठाना चाहते हैं तो सारा सिक्योर डाटा हमारे अपने पास है। और जहां तक आपने कहा मनरेगा या अंत्योदय योजना या जो हमारा BPL, ये सारा डेटा केंद्र सरकार के पास 2011 SEC डाटा के आधार पर बना हुआ है। हमने बहुत प्रयत्न किए कि वो डाटा हमको मिल जाए। वहां की सिक्योरिटी के हिसाब से उन्होंने अभी राज्य सरकारों को वो डाटा देना बंद कर दिया है कि वो डाटा नहीं देंगे। इसलिए हम अपना डाटा तैयार कर रहे हैं। इस डाटा को कई और प्रदेशों में अपने हिसाब से शुरू किया है तैयार करना, लेकिन हमारे यहाँ हमने चूंकि प्राइवेट उपयोग इसका बंद कर दिया है, ये डाटा केवल सरकारी एजेंसियों से काम आएगा। यहां तक के आधार में भी ये हो गया था कि वो प्राइवेट कंपनियों को देने की बात भी पहले हो गई थी, उनको जरूरत पड़ेगी टेलीफोन एजेंसियों को, बाकी सब एजेंसियों को प्राइवेट वो देते थे। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, हमारा कोर्ट में भी जा लिया, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से जब सारी बातें हुई तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ठीक है, आप जो है परिवार पहचान पत्र को चालू करिए। हाई कोर्ट से हमारा क्लियर हो चुका है। हम इसके ऊपर एक बिल भी लाएंगे, एक्ट भी बनाएंगे और किसी प्रकार की जो सिक्योरिटी है उनके पास रखेंगे। धन्यवाद। ये आपके सदस्य द्वारा ही क्वेश्चन किया गया है ना, तो आप, मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आवर नहीं, अपने आप ही आप जब डिबेट कर रहे हैं, जब बोलते तब नहीं। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय, बैठ जाइए। अभी एक मिनट 0 आवर के अंदर जो मर्जी उठाना आप। अभी जो है क्वेश्चन आवर खत्म हो गया है। माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 13(1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति के नामों की सूची पैनल ऑफ चेयरपर्सन में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूं। श्री असीम गोयल विधायक, श्रीमती सीमा त्रिखा विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक विधायक, श्री रणधीर सिंह गोलन विधायक। माननीय सदस्यगण, मैंने आपको सूचित करना है कि मुझे श्री नामा नागेश्वर राव, सदस्य लोकसभा एवं चेयरपर्सन संसदीय पुस्तकालय समिति से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि पत्र में वर्णित तथ्यों को सत्र के दौरान सभी सदस्यों को सूचित करके अवगत करवाया जाए। हालांकि इस पत्र की प्रति सभी सदस्यों को पहले ही भिजवाई जा चुकी है। जैसा कि पत्र में वर्णित है कि सन 1858 से लेकर आज तक के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। विधानसभा का कोई भी सदस्य जब भी कभी दिल्ली में हो तो वह पार्लियामेंट की लाइब्रेरी का लाभ उठा सकता है और उन्हें विश्वास है कि सदन की लाइब्रेरी चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों के लिए बहुत लाभदायक
सिद्ध होगी ना जी। उन्होंने कहा है कि ये लाइब्रेरी के अंदर कोई रुकावट नहीं है, अपना आई कार्ड, हाँ लाइब्रेरी के अंदर कोई रुकावट नहीं है, आप अपने आई कार्ड से जा सकते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री विशंबर सिंह जी विधायक ने मुझे पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि वे 20 अगस्त 2021 से शुरू होने वाले पूरे सत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उपस्थित नहीं हो सकते। विशंबर जी, उनका एक्सीडेंट हुआ है। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री अनिल विज गृह मंत्री ने मुझे पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि वे 20 अगस्त 2021 से शुरू होने वाले पूरे सत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उपस्थित नहीं हो सकते। हाँ जी, अभी तो रेस्ट कर रहे हैं, घर पे। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको मालूम है कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में संशोधन किए गए थे और उसकी एक अधिसूचना की प्रति पिछले सत्र में सभी सदस्यों को वितरित कर दी गई थी और उसकी संशोधित पुस्तक की प्रति सभी सदस्यों को सदन में आज वितरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त 14वीं विधानसभा के सभी सदस्यों का सदस्य परिचय हुज हू की पुस्तक तैयार हो गई है और उसकी प्रति भी आज ही सदन में वितरण की जाएगी। माननीय सदस्यगण, सदन में पिछले सत्र के दौरान हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के विचाराधीन चर्चा के समय इस विधेयक पर चयनित समिति गठन करने का निर्णय हुआ था और दिनांक 13 अगस्त 2021 को इस समिति का गठन कर दिया गया है, जिसकी अधिसूचना की प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है। माननीय सदस्यगण, आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष टोक्यो जापान में ओलंपिक 2021 खेलों में हमारे देश के खिलाड़ियों ने भी भिन्न भिन्न खेलों में पदक प्राप्त किए हैं, जिनमें से अधिकतर खिलाड़ी हमारे प्रदेश से हैं। सभी भाग लेने वाले खिलाड़ियों तथा पदक विजेताओं ने देश व प्रदेश का गौरवान्वित किया है। उन सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस संबंध में बधाई संदेश पढ़ेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय सभी सदस्यों के सामने एक प्रशंसा प्रस्ताव ये रख रहा हूं। यह सदन टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों, विशेष रूप से पदक विजेताओं को देश व प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए बधाई देता है। सदन को इस बात पर गर्व है कि इस बार ओलंपिक में भाग लेने वाले देश के 127 खिलाड़ियों में से 30 खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के निवासी हैं। सदन को देश के 6 व्यक्तिगत पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा जीते जाने पर विशेष गर्व है। इसके अलावा 41 वर्षों बाद हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष टीम में भी 2 खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार व सुमित कुमार हरियाणा के हैं। इन खेलों में देश की महिला हॉकी टीम में हरियाणा से 9 खिलाड़ी थी, जिन्होंने जिस कौशल और दमखम के साथ ओलंपिक में प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल तक पहुंची, उनकी सर्वत्र सराहना हो रही है। हमें अपनी इन बेटियों पर भी गर्व है। ये सदन जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया और कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को बधाई देता है। नीरज चोपड़ा ने तो ओलंपिक खेलों के 121 सालों के इतिहास में देश को ट्रैक एंड फील्ड खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। हरियाणा भारत का पहला प्रदेश है जिसके किसी खिलाड़ी को एथलेटिक्स में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक मिला है, जिसका हमें स्वाभिमान है। इस सदन को पूरा विश्वास है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भी हमारे खिलाड़ी और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे तथा अधिक से अधिक मेडल प्राप्त कर हरियाणा व देश का नाम ऊंचा करेंगे। 24 अगस्त 2021 से शुरू हो रहे टोक्यो पैरालंपिक में भी
हमारे 19 खिलाड़ियों ने अपना चयन करवाकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हम उनकी भी जीत की कामना करते हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रशंसा पत्र को सदन सर्वसम्मति से पारित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी प्रशंसा करते हैं जी, लेकिन लड़कियों का जो है ना दमखम दिखाया है, उनका जो कैश अवार्ड है ना जी, ये पूरे सदन की जो है, क्योंकि ये भावुकता मैं नहीं कह रहा, इसमें एक रियलिटी में आप देखो, पूरा देश उस मैच को देख रहा था। वो मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन देश का दिल जीता है उन लड़कियों ने। तो उनका कैश अवार्ड जो है वो 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया जाए। हमने इसमें अगर हमारे ऊपर भी कोई लायबिलिटी लगाओगे तब क्योंकि वो 15 लाख रुपया हम हर एक पार्टिसिपेंट को देते हैं। थर्ड मेडल जो है उसकी राशि हमने तय की हुई है, लेकिन बाकी सब पार्टिसिपेशन के 15 लाख के हकदार थे। हमने पहले ही, चूंकि वो गैप ज्यादा था, इसलिए उसका 50 लाख रुपए अनाउंसमेंट उसी दिन कर दिया था। जैसा मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है, इसका सर्वसम्मति से हम अनुमोदन करते हैं और सभी खिलाड़ियों को जो उन्होंने मेहनत की उनको हार्दिक बधाई देते हैं और आगे उनको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन साथ के साथ मेरा ये भी आग्रह है, जैसा कहा नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, उनको जो आपने अवार्ड दिया, अवार्ड के साथ जो आप उनको जॉब दे रहे हैं, वो उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। नीरज चोपड़ा का मैं कहता हूं असेंबली में उसको ऑनररी कर्नल हमारे को रिकमेंड करना चाहिए फौज में, फौज से हो उसमें भी जाना चाहिए, और पुनिया को और रवि दहिया को डीएसपी सीधा भर्ती करना चाहिए। खाली स्पोर्ट्स का बनाना, कोच बनाना ये नहीं है, ताकि और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़े। जो हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं उनको भी आप अच्छा वो दें, जो 2 हमारे खिलाड़ी थे, और लड़कियों को भी जो दिया है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास उसको और बढ़ाएं। हमारा पोटेंशियल बहुत हरियाणा में, बहुत आगे जा सकते हैं, पूरी उनकी सुविधा दे। बेसिक 3 चीज चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर दो, एक थोड़ी उम्र में जैसे हमने पहले स्कूल में किया था, बच्चे की पहचान करके उसकी मदद करना शुरू कर दो और उसका फ्यूचर अश्योर कर दो। आप कितने खिलाड़ी पैदा करो, दुनिया में जाएगा ना। तो ये मेरा आपसे सुझाव है, डीएसपी उनको भर्ती करो और नीरज चोपड़ा को कर्नल के लिए रिकमेंड करो। धन्यवाद। माननीय एक मिनट, ये कोई विषय नहीं, ये चर्चा नहीं है। मैं माननीय सदस्यगण, सदन की तरफ से शुभकामनाएं और बधाई संदेश सभी पदक विजेता खिलाड़ी और महिला हॉकी खिलाड़ी के सभी सदस्यों को भिजवा दिया जाएगा। अब माननीय सदस्यगण, अब सचिव घोषणा करेंगे। महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधानसभा ने अपने अगस्त नवंबर 2020 तथा मार्च 2021 में सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं। पंजाब भू राजस्व हरियाणा संशोधन विधेयक 2020, हरियाणा विधि अधिकारी विनियोजन संशोधन विधेयक 2020, हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा नगर विनियमन संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा लोक व्यवस्था विधन के दौरान संपत्ति क्षति विधेयक वसूली विधेयक 2021, हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021, पंजाब श्रमिक कल्याण निधि हरियाणा संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा विनियोग संख्या 1 विधेयक 2021, हरियाणा आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2021 तथा हरियाणा विनियोग संख्या 2 विधेयक 2021। कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट। माननीय सदस्यगण,
अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न कार्यों की समय सारणी प्रस्तुत करता हूं। समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश नहीं देते, सत्र के दौरान विधानसभा की बैठक शुक्रवार 20 अगस्त 2021 को 2 बजे मध्याह्न पश्चात प्रारंभ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात स्थगित होगी। सोमवार 23 अगस्त 2021 को विधानसभा की बैठक 2 बजे मध्याह्न पश्चात आरंभ होगी तथा 6 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी। मंगलवार 24 अगस्त 2021 को विधानसभा की बैठक 10 बजे